जय हिंद भारतवासियों। 1962 में चीन के साथ हुई जंग भारत हार गया था। इतिहास बार बार इस बात को दोहराता है। सरकारी फाइलों में भी इन्हीं फैक्ट्स को लिखा गया है। लेकिन क्या ये हर मोर्चे की सच्चाई है? क्या भारत ने हर मोर्चे पर सीधे मात खाई थी? अगर ये पूरी तरह से सच है तो लद्दाख की बर्फ कोई दूसरी कहानी क्यों सुनाती है? क्यों वहां की फिजाओं में एक अलग ही जोश है, जैसे वो चीख चीख कर कुछ और कहना चाह रहे हैं? आज मैं उसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं उस जंग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जीत कर भी दुश्मन छुपाता है और हारने के बाद भी उसकी कहानी शान से सुनाई जाती है। ये कहानी है रेजांगला की। ये कहानी है कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के चार्ली कंपनी और उसके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू की खास पेशकश शौर्य गाथा। रेजांगला कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। यह चुशूल सेक्टर का लॉक था। चाइनीज सैनिकों को पता था कि अगर रेजांगला गिरा तो चुशूल एयरफील्ड तक पहुंचना आसान हो जाएगा और अगर चुशूल गिरता तो पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए लेह का रास्ता खुल जाता। चीन की सरकार भी यह बात समझ रही थी। इसीलिए 18 नवंबर 1962 को उसने रेजांगला को डाइवर्जन नहीं, डिलीशन टारगेट बनाया। रेजांगला को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी यानी सी कंपनी को मिली थी और इसकी कमांड थी मेजर शैतान सिंह भाटी के हाथों में। इस कंपनी के 120 जवानों को जिम्मेदारी मिली थी कि वो रेजांगला को सुरक्षित रखेंगे। इन कंपनी के ज्यादातर जवान किसान परिवारों से और हरियाणा राजस्थान के अहिरवाल क्षेत्र से थे। इनके पास कुछ पुरानी 303 राइफल्स, कुछ एलएमजी ही थी। टेरेन की मजबूरी के कारण उनके पास न भारी आर्टिलरी था और न ही कोई एयर सपोर्ट। -30 डिग्री के तापमान और आधे ऑक्सीजन पर ये जवान देश के लिए खड़े थे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, जब रेजांगला इतना महत्वपूर्ण था तो बस एक ही कंपनी को वहां डिप्लॉय क्यों किया गया? दरअसल भारतीय स्ट्रैटेजिस्ट को ऐसा लगा कि पीएलए रेजांगला पर कभी हमला नहीं करेगी, तो उन्होंने उसे सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के तौर पर माना। इसीलिए यहां से दुश्मन को ऑब्जर्व करने के लिए एक कंपनी को तैनात कर दिया गया। उनका मानना था कि पीएलए सीधे चुशूल एयरफील्ड को टारगेट करेगी। एक और बात भी थी कि 1962 में लद्दाख में सैनिकों की भारी कमी थी, क्योंकि वह टेरेन ऐसी है कि वहां पर ऐसे ही सीधे किसी भी बटालियन को तैनात नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में वहां पर सप्लाई लाइन भी बहुत लंबी हो गई और रोड्स उतनी अच्छी भी नहीं थी। एयरलिफ्ट की कैपेबिलिटी बहुत सीमित थी। ऐसे में एक ही बटालियन को कई पास, कई रिज वाले अप्रोच पर तैनाती करनी पड़ती थी। यह भी एक कारण था कि वहां का डिफेंस इतना सिक्योर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इंडियन इंटेलिजेंस का यह मानना था कि चाइनीज सेना पहले फ्लैट सेक्टर से चुशूल पर आएगी। दूसरा पास चाइनीज सैनिकों के लिए मुश्किल होगा, जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो गया। चाइनीज सैनिकों ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। अब लौटते हैं असली कहानी पर। 18 नवंबर की सुबह 5 बजे अंधेरे में चीनी मोटार्स ने गरजना शुरू कर दिया। 3 दिशाओं से भारतीय सैनिकों पर हमला शुरू हुआ। सामने 2 से 3 हजार चाइनीज सैनिकों ने धावा बोल दिया।
और उनको यह भरोसा था कि 120 सैनिक कुछ ही मिनट में ढह जाएंगे। उन्हें नंबर्स का तो अंदाजा था, पर भारतीय सैनिकों के हौसले और जोश का अंदाजा नहीं था। चीनी सैनिकों की पहली वेव आई और ढेर हो गई। दूसरी वेव भी बिखर गई। तीसरी वेव ने जबरदस्ती चढ़ाई शुरू की और गोलियों की लड़ाई गुत्थम गुत्था की लड़ाई तक पहुंच गई। रेजांगला गोलियों की आवाज से खामोश हो गया, लेकिन जंग नहीं खत्म हुई थी। बैनेट निकले, राइफल्स को लाठियों की तरह इस्तेमाल किया गया। जब -30 डिग्री के टेम्परेचर में खून जम रहा था, सांसें टूट रही थी, तब वहां दो चीजें जमकर खड़ी हो गई, भारतीय सैनिक और उनका हौसला। हर एक सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। कोई पीछे नहीं हटा, ना ही कोई झुका। और इस जंग के बीच एक अफसर घायल शेर की तरह लड़ रहा था। वो घायल हो चुके थे, उनके शरीर से खून बह रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर चल रहे थे और हर जवान को हौसला दे रहे थे। कई सैनिकों ने उनसे कहा कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और एक सच्चे लीडर के तौर पर आगे आकर उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया। शाम तक 120 में से 114 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कहा जाता है कि जब भारतीय सेना वहां बर्फ पिघलने के बाद पहुंची तो उन्हें कोई भी शव पीठ के बल नहीं मिला, यानी कि किसी ने दुश्मन से बचकर भागने की कोशिश नहीं की। उनमें से तो कई की उंगलियां ट्रिगर पर जमी ही रह गई। चीन आज भी रेजांगला के आंकड़ों को छुपाता फिरता है। हालांकि कागजों की माने तो चाइनीज सोल्जर्स यानी पीएलए उस जगह पर सफल हुई थी, लेकिन उसके 1000 से ज्यादा सैनिक मारे भी गए थे। इसी कारण चीन इस जीत को आज तक खुलकर सेलिब्रेट नहीं कर पाया। मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के सैनिकों ने एक एक करके कई चाइनीज सोल्जर्स को अपने हाथों से मार गिराया था। एक कहानी है नायक राम सिंह की। नायक राम सिंह एक रेसलर थे और उन्होंने अकेले कई दुश्मनों को मार गिराया था, और वह तब तक चीनी सैनिकों पर आग की तरह टूटते रहे जब तक कि दुश्मन के स्नाइपर ने उनके सिर में गोली नहीं मार दी। हालांकि मेजर शैतान सिंह भाटी ने एक बहुत जरूरी, निर्णायक और अनकहा फैसला लिया था। उन्होंने कुछ गंभीर रूप से घायल जवानों के साथ कुछ दूसरों को आदेश दिया कि वह चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, ताकि अगर पूरी कंपनी खत्म हो जाए तो भी कुछ लोग तो ऐसे हों जो उसकी कहानी को उनके सीनियर ऑफिसर्स और दुनिया तक पहुंचा सके। और बाद में यही हुआ भी। इन्हीं जीवित बचे सैनिकों ने रेजांगला की कहानी भारतीय फौज और पूरी दुनिया को सुनाया। इन्हीं में से एक है ऑनरेरी कैप्टन रामचंद्र यादव। उन्होंने बताया कि कैसे आखिरी चरण में गोलियां खत्म हुई तो राइफल को लाठी बनाकर चलाया गया। इन्होंने बताया कि जब मेजर शैतान सिंह को उन्होंने आखिरी बार देखा तो वो लेटे हुए नहीं, अपने पैरों पर खड़े मिले थे। उन्होंने बताया कि कैसे हर एक घायल सैनिक भी चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इस कहानी में एक और नाम आता है, ब्रिगेडियर टीएन रैना का, जिसको फौज में आमतौर पर टैपी के नाम से जाना जाता था। यह नाम आपको इसलिए भी याद होगा कि जब भारत में इमरजेंसी लगी तब टीएन रैना ही भारतीय सेना के चीफ थे। ब्रिगेडियर रैना खुद कुमाऊं रेजिमेंट में ही कमीशन हुए थे और वह उस दौरान चुशूल सेक्टर में भारतीय सेना के 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे। उन्हीं की बनाई गई रिपोर्ट और सिफारिश के दम पर मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1962 की वह जंग जब भारत हार का शोक मना रहा था,
तब एक सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करना आसान काम नहीं था। इस हार के बीच किसी सैनिक या अफसर की वीरता को स्वीकार करना पॉलिटिकली काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ऐसे कठोर तथ्य पेश किए जिसे कोई झुठला भी नहीं सका। ब्रिगेडियर रैना ने यह इंश्योर किया कि रेजांगला बस एक फुटनोट बनकर न रह जाए। इसीलिए आज भी रेजांगला की कहानी मौजूद है, क्योंकि उसके कुछ सैनिक आज भी मौजूद हैं और वह पूरी दुनिया को उस भयंकर लड़ाई की आंखों देखा हाल सुनाते हैं। और उन्हीं में से हैं ब्रिगेडियर रैना जैसे कुछ सीनियर अधिकारी भी, जिन्होंने सच को दबने नहीं दिया। 18 नवंबर 1962 के बाद रेजांगला और चुशुल सेक्टर पर चाइनीज सोल्जर्स का नियंत्रण हो गया था और भारतीय सेवा वहां पहुंच नहीं सकी। पूरे इलाके में भीषण सर्दी और लगातार चाइनीज पेट्रोलिंग के कारण भारतीय सेना का सुरक्षित मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा था। 21 नवंबर 1962 को चीन ने यूनिलैटरल सीजफायर तो घोषित कर दिया, लेकिन जमीन पर चीनी फोर्सेस पीछे नहीं हटी। कई इलाकों को ऑब्जर्वेशन जोन बनाया गया। 1963 की जनवरी फरवरी में जब चाइनीज सोल्जर्स चुशुल और रेजांगला सेक्टर से पीछे हटने लगे, तब भारतीय सेना की पेट्रोल पार्टी वहां पहुंची। भीषण बर्फबारी के बाद जब वहां की बर्फ गली, तो वहां 114 जवानों के शव अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात स्थिति में मिले। मेजर शैतान सिंह भाटी का शव भी वहीं पर मिला, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपने जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया। भले ही रेजांगला स्ट्रैटेजिक जीत नहीं थी, लेकिन यह नैतिक और सैनिक दृष्टि से ऐसी लड़ाई थी जिसे दुनिया की कोई भी सेना हार नहीं कह सकती। मेजर शैतान सिंह भाटी और 13 कमाऊ की चार्ली कंपनी ने यह साबित कर दिया कि सेना हथियारों से नहीं, हौसले से बनती है। रेजांगला आज भी खामोश है, लेकिन उसकी बर्फ गवाही देती है कि कुछ जंग जीतने के लिए नहीं, याद रखे जाने के लिए लड़ी जाती है। और शायद इसीलिए रेजांगला कभी हार था ही नहीं। बजरबट्टू की पूरी टीम की तरफ से उन 114 अमर योद्धाओं को शत शत नमन, जिनकी वजह से रेजांगला आज भी भारत की आत्मा में जिंदा है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम शौर्य के ऐसे ही किस्से आप तक ला सकें और देश के लिए शूरवीरों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें।